एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें चाचा, ताऊ और मेरी फैमिली रहती थी। मेरे पापा 3 भाई थे। हम सभी इकट्ठे रहते थे और हम एक अच्छे ख़ानदान से थे। मैं अपने जॉइंट फैमिली के बच्चों में 5वें नंबर पर थी। मेरी सगाई होने वाली थी। मेरा रिश्ता जब से नवीन से तय हुआ था और मैंने जब से नवीन के नाम की अंगूठी पहनी थी, उसी रात मुझे नवीन की कॉल आ गई थी। मेरी ननद मंगनी की रस्म पूरे होते ही मुझे ये बात बता चुकी थी कि रात को भाई का कॉल का इंतज़ार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कह दिया था, हमारे यहाँ टेलीफोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज़ उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरी भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरे ही उम्र की थी। बहुत जल्दी मुझसे बातचीत हो गई। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। वह नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले से ही बता चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते झिझकते फ़ोन उठाया था। अगली आवाज़ एक नौजवान लड़के की थी। कहने लगा, मैं नवीन बात कर रहा हूँ। नवीन का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नज़रें झुकी थी। रिश्ता कुछ ऐसा ही था। पहले तो उसने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने बस ठीक कह दिया। ये कहकर ही बात को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन नवीन ने जल्दी से शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर अनु ने खींची थी। अनु मेरी ननद का नाम था। मंगनी के रस्म पर वही ढेर सारी तस्वीर अपने मोबाइल पर खींच के ले गई थी। ये सुनकर भी मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे जवाब क्या देना चाहिए। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई भी रस्म और रिवाज नहीं था। लड़की की उम्र जब शादी के लिए हो जाती तो हमारे माँ बाप लड़कियों को समझाने लगते थे, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपने कज़न भाइयों से भी तमीज़ से रहा करो और दुपट्टा ओढ़ कर रखा करो। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, सबके सामने बेहया मत बन जाओ। नंगे सिर सबके सामने बेहया मत बनो। नंगे सिर सबके सामने घूमती फिरोगी, हंसी मजाक करती फिरोगी। अब तुम बड़ी हो गई हो, तमीज़ में रहा करो। अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने भाइयों के साथ बेशर्मी से बात करो या उनके साथ हंसी मजाक में हद से ज़्यादा बढ़ जाओ। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे कजन को ऐसे ही बातें समझाते थे, इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती थी, हमारा खुद ब खुद उनके साथ एक तमीज़ और लिहाज का एक दायरा खींच जाता था। और रिश्तों में जब तक तमीज़ और लिहाज बाकी रहती है, रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो ऐसे ही माहौल में परवरिश होकर बड़ी हुई थी, लेकिन नवीन इन सब माहौल से बिल्कुल अलग था। जो बातें उसने मुझसे की, मेरी कानों की लौ तक लाल हो चुकी थी। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगा लिया है। सुनकर तो मेरी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या हो जाता अगर तुम्हारी माँ मुझे ये मौका देती। मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हारे हाथ में खुद पहनाता। कसम से, अगर परमिशन मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। हाथों में कपकपी भी सवार होने लगी थी। ऐसी बातें तो मैंने अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुनिए, मैं उससे कहना चाहती थी वह मुझसे इस तरह की बातें ना करे। मेरे यूँ कहने पर कहने लगा, कहो ना जान, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल की है। मेरा दिल तो यूँ था कि जैसे पसलियाँ तोड़ कर ही बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात में ही उसने सारे शर्म और पर्दे हटाकर रख दिए थे। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। दिसंबर के सर्द मौसम में 2 मिनट में ही पसीने से तर हो चुकी थी। दोबारा फ़ोन के बेल ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक मैसेज टाइप किया, मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 मिनट हुआ था। जल्दी से रिप्लाई आ गया था। नवीन का मैसेज था, मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए था। अभी तक मेरे घर वाले इस बात को नहीं जान पाए थे। मैंने नवीन से बात की, मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा था कि बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन नवीन ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी बात ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीनों के अंदर मैं नवीन से इस तरह की बातें करूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से ही सुना था कि टेलीफोन पर जो कपल बात करते हैं वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं
और शादी होते ही ये सारी चाहतें ख़त्म हो जाती हैं और फिर मंगेतर का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। हमारे घर में और भी बहन भाइयों की शादी हुई थी तो उन लोगों ने भी कोई बातचीत नहीं की थी। जब उनकी मंगनी हो जाती तो उन दोनों को आपस में बातचीत भी ख़त्म कर दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मंगेतर कहीं शादी पार्टी या किसी भीड़ में टकरा जाता तो उस लड़की को अपने मंगेतर से घूंघट करने के लिए कहा जाता था। और मैं यहाँ पर बैठी सोच रही थी कि नवीन मेरा मंगेतर है, मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, उसके बावजूद भी उसकी बात ऐसी है कि मैं अच्छा नहीं समझती। मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए। अगली रात का उसका फिर से फ़ोन आ गया। मैं सोच चुकी थी कि इस बार साफ कह दूंगी कि हमारे यहाँ पर ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता नहीं था। मेरी इस बात को भी उसने यूँ नज़रअंदाज किया जैसे कि इस बात को उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियाँ सुनाने बैठ जाता था और मुझे तो अपने कानों से धुएं निकलते हुए महसूस होने लगते थे। एक बार तो मैंने धीरे से ही कह दिया कि मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। वह कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मंगेतर आपस में दो का पहाड़ा सुनाते हैं या सियासत पर कोई बात करते हैं? दो जवां दिलों के बीच में तो ऐसे ही बातें होती हैं ना, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, नवीन आप मुझे ऐसे शब्दों से मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने लगा, अच्छा नहीं लगता, चलो जाने मन कहो तो मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कह दिया करूं। मुझे तो अब इस तरह की बातों से चिढ़ सी होने लगी थी। मैं तो अब नवीन से ना बात करने का बहाना ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं आपसे बात ना करूं क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ से साफ शब्दों में कह दूंगा। मेरी रमा से बात करवाओ वरना मैं खुद उससे मिलने आ जाऊंगा। उसकी इस तरह की बातें मुझे परेशान करने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा नवीन की डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कहता कि मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना बनाकर मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने आओ। एक बार तो नवीन की बात ने मुझे बुरी तरह से चौंका कर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी है, रात को पहनने के लिए। तुम उसे पहनकर तो बहुत ही बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे कानों को हिलाकर रख दिया था। मैंने कहा, हर चीज़ की एक हद होती है नवीन, आपने ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि मैं अभी आपकी पत्नी नहीं हूँ, मंगेतर हूँ। मुझे आपकी इस तरह की बेबाकी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। पहले तो आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता इतना अहमियत नहीं रखता, और फिर इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। नवीन गुस्से से कहने लगा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन सी बेहयाई कर दी मैंने तुम्हारे साथ? मैंने फ़ोन ही गुस्से में बंद कर दिया। मैंने अब ये किया था कि नवीन का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे, मैंने नवीन की एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन के बाद मेरी सास आ गई। कहने लगी, हमें शादी जल्द से जल्द करनी है। मेरी माँ कहने लगी, मंगनी पर तो आपने 6 महीने की बात तय की थी, हमारी तो अभी कोई तैयारी भी नहीं हुई है। वह कहने लगी, बस कुछ समस्याएं आ गई हैं जिसकी वजह से हमें जल्द से जल्द करनी पड़ रही है। ये सुनकर मेरी माँ परेशान थी। मेरी माँ भी कहने लगी, आखिर कौन सी समस्या आ गई है? लेकिन मेरी होने वाली सास ये सब बात नहीं बता रही थी। कहने लगी, कुछ घरेलू समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। मेरी माँ ने चाचा और ताऊ से पूछा तो उन्होंने कहा कि शादी तो तुम्हें करनी ही है। अगर लोग खुद इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनकी कुछ समस्याएं भी हैं तो कर दो शादी। मेरी माँ ने इस बात पर हामी भर ली थी। उसके बाद नवीन की कोई कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का टाइम भी बड़ी तेज़ी से बीतने लगा था। मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन शादी के बाद जब मुझे नवीन के साथ बिठाया गया तो नवीन का मूड बेहद ऑफ था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदाई होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे नवीन के कमरे में बिठा दिया गया। मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज़ हो गई थी। पहले नवीन मुझसे फ़ोन पर बातें करता था, आज भी उसकी बेताबियाँ ऐसे ही होगी। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुई, नवीन ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। मेरा दिल तो जैसे धक से करके रह गया, मानो जैसे मैंने अपना दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। लेकिन वह मेरे पास आया ही नहीं। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखी। आज की सारी तैयारी मैंने इसीलिए तो की थी। वह सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। जब वापस आया तो आम सा कपड़ा पहना हुआ था। उसके बाद वो मुझे देख भी नहीं रहा था और कमरे से बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। मैं यहाँ सेज पर 2 घंटे का इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी।
इसलिए उठकर बालकनी में चली गई। वहाँ बैठा वह सिगरेट पी रहा था, चेहरे पर बड़े गुस्से का असर था। मैंने कहा, नवीन, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? बड़ा रूखा शब्द था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी रहो? अरे भाई, जाओ कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा। अब मैं इतनी भी बेशरम नहीं थी कि अपने मुंह से ये कहती कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी भी हूँ। बिना शादी के तो बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन मैं ये कह नहीं पाई। लेकिन हाँ, ज़रूर था कि आज मेरी इच्छा थी कि वो मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना कपड़ा निकाला और बदलने के लिए चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे के बाद वह वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने अपने साइड वाली लाइट ऑफ कर दी। रात भर मुझे परेशान तो किया, लेकिन बिना एक शब्द कहे, ना ही मेरी तारीफ़ की, ना ही बात की। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह ऐसा कर क्यों रहा था। सुबह वक्त से पहले ही उठ गई थी। नहा धोकर मैं अपने फैंसी कपड़ा पहन लिया था। मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन नवीन उठते ही नहाने चला गया था। तैयार होकर सीधे कमरे से बाहर चला गया था। अब तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरी बलाएं लेने लगी थी, मुझे ढेरों आशीर्वाद देने लगी थी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने दिल से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात को टाल दी थी। जिसकी तारीफ़ में सुनना चाहती थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह यूं बैठा था जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही ना हूँ। नवीन की भाभी नाश्ते के बीच में ही हंसी मजाक कर रही थी, मुझसे नाश्ते का भी पूछ रही थी। वह एक अच्छी आदत की औरत थी। नवीन का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। 8 दिन यूं ही बीत चुके थे, उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता, और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। बस एक बार ही वह करीब आता था, उसके बाद तो मैं उसके लिए कहीं होती ही नहीं थी। मेरे साथ ऐसे व्यवहार करता जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। एक रात जब वो कमरे में आया, मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, नवीन, आपको हुआ क्या है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि तमीज़ से बात कैसे की जाती है, ठीक शब्द कैसे कहा जाता है। और तुम्हें तो ऐसे मर्द अच्छे नहीं लगते हैं, नहीं जो वाहियात बातें करते हों। इसलिए प्लीज़ मुझे पहले तमीज़ सीखने दो। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर ही हक्का बक्का सी रह गई थी। फ़ोन पर मेरी कही जाने वाली बात का कितना गलत मतलब निकाला था नवीन ने। मैंने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वहीं एक दूसरा टेबल पड़ा हुआ था। मैं उस पर बैठ गई और वह सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे के वैसे थे। चेहरा रूठा हुआ था। मुझे नहीं पता था मेरी बात पर नवीन इस तरह से भी रिएक्ट करेगा, जबकि मैं गलत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, नवीन, आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन नवीन को ना तो मेरे आंसू नज़र आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर सर रखकर टेक लगाकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर बात अपनी अना पर ले आते हैं तो औरत की ज़रा सी बात पर उसे यूं कड़ी सज़ा भी दे सकते हैं। मैं अपनी जगह ठीक थी, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया, ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब आ गई। नवीन ने बुरी तरह से मुझे पीछे किया था। कहने लगा, शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? सामने इतने घर बने हुए हैं, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम वैसे भी शर्म लिहाज वाली लड़की हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मुझ जैसा आदमी करे तो बात समझ में भी आती है। मैं घटिया और बेशरम हूँ ही। अब तो मैं सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी कर दो नवीन, बात को ख़त्म कर दो। कहने लगा, ख़त्म ही तो कर दी है अनु, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे अभी तक मुंह दिखाई नहीं दी, मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताते। आपके लिए सस्ती सवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं। वह कहने लगा, मेरी तारीफ बेशर्मी वाला है, इसमें शर्म हया नहीं है, इसलिए रहने दो तो अच्छा है। मंगनी का एक अपना मज़ा अलग होता है और मैं उसे इंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसे इंसान तो बहुत घटिया होते हैं।
तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलवा दिया है कि ऐसी बातें घटिया लोग करते हैं, इसलिए तुमसे तो अब शब्द को सोच समझकर कहना पड़ेगा। ये कहकर वह उठकर कमरे से चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और सोचने लगी, मेरी गलती क्या थी? एक जायज़ बात करना जो मुझे नवीन की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ था कि मेरी बड़ी जिठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों की मंगनी होने के बाद भी कई बार रेस्टोरेंट में भी घूमने जा चुके थे, मिल मिलाप करते थे। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी उन्हीं दिनों को याद करके एक दूसरे को ताना दिया करते थे। पहले तो बड़ा कहते थे, शादी के बाद ये करूँगा, वह करूँगा, वहाँ ले जाऊँगा, यहाँ ले जाऊँगा। अब मेरी जिठानी हर वक्त बात बात पर अपने पति को बस यही ताने दिया करती थी और कहती थी कि मेरी किस्मत फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। और अब मेरा जेठ उनसे कहने लगा कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही। वैसे भी मंगनी का नया ही जोश होता है, इंसान बहुत कुछ कह जाता है, ज़रूरी तो नहीं कि शादी के बाद पूरा भी करे। मुझे नवीन की समस्या अब समझ में आ गई थी। शायद अपने भाई भाभी की मंगनी और शादीशुदा ज़िंदगी देख देख कर वह काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसी बातें वह मुझसे भी करना चाहता था जो मेरे लिए पहले कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है उसका पति उसकी तारीफ़ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन नवीन मुझे इस जुर्म की सज़ा दे रहा था। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाज़ार चली गई थी। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर ही रही थी कि जब मेरी नज़र नवीन पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और वह लड़की काफ़ी एडवांस थी। नवीन के हाथ पर हाथ मारकर यूं हंस रही थी जैसे कि बड़ी क्लोज फ्रेंड हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। जेठानी भी ये देखकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी की हैरानी से देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने नवीन को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन तुमने तो जलील करके रख दिया था। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मंगनी के बाद जो चरम होता है, अगर लड़की उसमें अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। अब नवीन को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे जलील करके रख दिया था। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं तो अपनी जेठानी की बात सुनकर परेशान हो गई थी और ये सोचने लगी, मुझे अपनी मंगनी जैसे रिश्ते में ही बेहयाई करनी चाहिए थी। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप से यही सुना था कि मंगनी के बाद लड़के की बात नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद वह इतना प्यार मोहब्बत नहीं रह जाता। मैंने तो हमेशा इसी तरह की बातें सुनी थी, तो मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ था। वह लड़की वहाँ से चली गई, मैं भी वापस अपने घर आ गई। अब मैं सोच चुकी थी कि आज नवीन से दो टूक बात करूँगी, लेकिन जब वह घर पर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वह कुछ हैरान सा हुआ, फिर हंसने लगा, कहने लगा, कॉलेज की एक लड़की मिल गई थी, बस उसके साथ थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज़ तो ऐसे ही होते हैं ना, तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होना, इसलिए अपनी क्लास फेलो से बात ही करता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी अपने कॉलेज में लड़कों के साथ ही पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे किसी भी लड़के से बातचीत करने की परमिशन नहीं दी थी। मैंने भी किसी भी लड़के से फिजूल बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये सिखाया ही नहीं गया था। लेकिन शायद वह गलत हैं, मैं भी गलत थी। आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा कर रखती रही, सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरा हर चीज़ पर मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप कह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को, जो कि मैंने आपकी ख़राब कर दी है। मुझे भी ये करना चाहिए था। कॉलेज में लड़कों से हंसकर बातें करनी चाहिए थी, अपने आप को छुपाने के बजाय दिखानी चाहिए थी। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त हो जाते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं भी इंजॉय कर लेती और मुझे उनसे हर तरह की बातें करने की आदत होती। शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंसकर जवाब देती। काश कि मैं इस सब को समझ नहीं पाई। जमाना देखा होता उसे अहमियत दी जाती है, बल्कि आपकी। ये कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई थी। अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया, लेकिन नवीन की साइड का लैंप जल रहा था। वह बैठकर सिरहाने टेक लगाए न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन नवीन के कुछ कॉलेज के दोस्त घर में नवीन से मिलने के लिए आ गए थे। मैंने जब देखा
तो एक अच्छा सा फैंसी कपड़ा निकाला, पहन लिया, खूब मेकअप किया, अपने लंबे बाल खुला छोड़ दिया, दुपट्टे को गले में डाल लिए और खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़ी स्टाइल से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो, हाउ आर यू कहकर मैंने नवीन समेत सबके साथ अच्छे से हाथ मिलाया, अपनी तरफ ध्यान दिलवाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह सब देखकर मुझे ही कुछ देर के लिए अपनी आंखें झपकना भूल गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जान नवीन की निकल रही थी। मैं बड़ी स्टाइल से चलते हुए नवीन के बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, नवीन, तुम अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिलवाओगे? नवीन को शायद मुझसे इस तरह से व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रहा था जब मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी तारीफ़ करवा देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों से हाथ मिलाए। मैंने कहा कि मैं नवीन की वाइफ हूँ। मेरा बेबाकी अंदाज दोस्तों को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने भी मुझसे मिलना शुरू कर दिया, मेरी तारीफ़ शुरू कर दी। नवीन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ये देखकर मेरे दिल में बड़ी ठंडक सी उतर रही थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास यही रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आई। मैंने चाय भी एक एक को आगे हाथ में थमाए थे। हंस हंस कर उन लोगों से बातें भी करती रही। नवीन बिल्कुल चुप था, मुझे गुस्से की नज़रों से देख रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ़ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वह ड्राइंग रूम से बाहर निकले, नवीन ने बड़ी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात का आ रहा है। कमरे का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया और मुझे बेड पर ज़ोर से फेंका था। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी थी जो तुमने की थी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके सामने यूँ सज संवर कर आने की और उनसे हाथ मिलाने की और उनको हाथ में चाय पकड़ाने की और उनसे हंसकर बातें करने की? खबरदार, जो आज के बाद तुमने उनके सामने यूँ तैयार होकर गई तो। मैं बेड से उठकर उसके बराबर में खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों ना मैं उनके सामने तैयार होकर आऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मेरी काफ़ी दिल से उन लोगों ने तारीफ़ की। आपके दोस्तों ने मेरी ये सुना था कि नवीन का गुस्से से बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने पूरी तरह से मुझे झकझोर दिया था। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर कर भी देखा, जान ले लूँगा उनकी। बहुत शौक़ है ना तुमने तैयार होने का? मेरे लिए हुआ करो, समझी तुम? खबरदार, जो किसी और के सामने गई तो मेरी पत्नी हो, मेरे लिए सजा संवरा करो। मैंने कहा, आपके लिए क्यों नवीन? आपके नज़दीक मुझसे ज़्यादा आपकी क्लास फेलो की अहमियत है। मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा से हुए थे। कहने लगे, बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगे, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसी हो ऐसे ही अच्छी लगती हो, ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन बस। भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे ही टहल और फ़ोन पर बातें करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा ही शौक़ होने लगा था। जब मेरी भी मंगनी हो गई तो मैं भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन तुमने। नवीन की बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आने लगी। वहीं मेरी जिठानी के ताने बाने मेरे जेठ के साथ शुरू थी। पहले तुमने मुझे बड़े सपने दिखाए थे, अब तुम मेरे साथ ऐसी मोहब्बत नहीं करते जैसे कि पहले किया करते थे। तुम्हारी वे बेताबियाँ मुझे नज़र नहीं आती, मुझे आदत हो चुकी है। मेरा जेठ कह रहा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल बीत गए हैं। मैं तुम्हारे चोंचले बाजियों से तंग आ चुका हूँ। मेरी जिठानी कहने लगी, तुम तो शादी के बाद भी मुझसे वो मोहब्बत नहीं की जो मंगनी के पहले किया करते थे। वे कहने लगा, शादी से पहले जो कर चुका था ना, इसलिए शादी के बाद वे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए शादी के बाद मुझे तुम में वे नज़र नहीं आती। अब वे फजूल की बहस छोड़ दो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा ही किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आने वाली आवाज़ सुनकर नवीन के तरफ देख रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा से मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, कुछ चीज़ें अपने टाइम पर ही अच्छी लगती है। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज़्यादा जान लेते और ज़्यादा करीब होते तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। भगवान न करे, वाकई ये सब गलत है। मुझे अपने सीने से लगा लिया। नवीन मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। किसी कोमल की फूलों की तरह है और बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अपने आप में बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।